आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, बहुत सारी जो कंट्रीज है वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है इंटरनेशनल लेवल पर, उसे हम क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलती हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, मेंबर कंट्रीज भी होती हैं, यानी कि वो कंट्रीज होती है जो उसकी मेंबर होती हैं और वो क्या है मिलकर पूरी दुनिया के लिए काम करती हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं जिससे पूरे वर्ल्ड का क्या है बेनिफिट हो। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की। तो पहला पॉइंट है कि जो प्रॉब्लम आती है किसी भी कंट्री के बीच में, उसको क्या है सॉल्व करने के लिए ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई गई, क्योंकि कोई एक कंट्री है ना वो क्या है पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट है कि एग्रीमेंट को क्या है लाना कंट्रीज़ के बीच में, ये इसलिए भी इसकी ज़रूरत पड़ी। थर्ड पॉइंट है कि जो कॉपरेशन है कंट्रीज़ के बीच में, उसको स्थापित करने के लिए भी क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी। अगर कंट्रीज़ वर्ल्ड के अंदर कोऑपरेट ही नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या ही वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट है वो होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वॉर की पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि युद्ध होने की जो संभावना है, उसे कम करने के लिए भी क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। तो अब हम कुछ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी हैं उसको क्या है हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास लीग ऑफ नेशंस, ये भी क्या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। उसके बाद में आती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ये सारी क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पर टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन आपको कंटेंट सारा मिलने वाला है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में। आखिरकार लीग ऑफ नेशंस है क्या और इसे क्या है LON के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि LON की फुल फॉर्म क्या है। तो पहला पॉइंट है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ उसके बाद में पूरी दुनिया को क्या है बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा और आगे इस तरह का कोई युद्ध ना हो, इसलिए क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति बनाए रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और जिसके अंदर जो सभी कंट्रीज़ हैं वो क्या है सोच रही थी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि जो लड़ाई झगड़े हैं कंट्रीज़ के बीच में, वो क्या है नेगोशिएशंस यानी कि बातचीत से ही सॉल्व हो जाए, कोई भी युद्ध दोबारा ना हो। तो इस वजह से जो लीग ऑफ नेशन है वो बनाई गई और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल नहीं रही और जो दुनिया है उसको क्या है दूसरा वर्ल्ड वॉर झेलना पड़ा, फेस करना पड़ा। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो तो क्या है बहुत ज़्यादा खतरनाक था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और ज़्यादा नुकसान हुआ था दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और सभी जो नेशन थी उनको क्या है रियलाइज़ हुआ कि जो लीग ऑफ नेशन है उसको क्या है ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें आगे देनी चाहिए, यानी कि हमें उसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए जो लीग ऑफ नेशन है वो चेंज हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और याद रखना कि ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्या है सक्सेसर माना जाता है लीग ऑफ नेशंस का। तो अब हम जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNO के बारे में। तो ये जो UNO है वो 24 अक्टूबर 1945 को बनती है और इसके मेंबर्स हैं 193 कंट्री और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ना तब उसके 51 मेंबर्स थे, यही बात याद रखना। तो अब हम जान लेते हैं कि UNO के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, यानी कि इसके उद्देश्य क्या हैं। पहला है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस को मेंटेन करना, यानी कि शांति बनाए रखना पूरे विश्व के अंदर। दूसरा है कि जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं कंट्रीज़ के बीच में उनको क्या है नेगोशिएशंस यानी कि बातचीत के थ्रू क्या है सॉल्व कराना, लड़ाई झगड़ा ना होने देना। नेक्स्ट है हेल्पिंग कंट्रीज़, यानी कि जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब की क्या है मदद करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये क्या है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्रीज़ की, उसको भी क्या है प्रमोट करने का उद्देश्य रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ट्रीटीज़ होती हैं कंट्रीज़ के बीच में उसको क्या है ये इस्टेब्लिश करवाती है, यानी कि उसको क्या है ये
स्थापित करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सहयोग की भावना को क्या है पैदा करना पूरे विश्व के अंदर, यानी कि सभी कंट्रीज क्या है एक दूसरे को सहयोग करे, ऐसी भावना उन देशों के मन में विकसित करना। तो अब हम जानने वाले हैं कि इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यूएनओ है उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है ना, इसके अंदर टोटल 15 मेंबर होती हैं। डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्रेटेरिएट, उसके बाद में है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम क्या है एकोशोक बोलते हैं। उसके बाद में आता है जनरल असेंबली। इसके बाद में आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अंदर टोटल 15 जजेस होती हैं और इनका टाइम पीरियड 9 सालों तक का होता है। और उसके बाद में आता है ट्रस्टशिप काउंसिल। तो ये क्या है 6 मेन ऑर्गन है किसके, यूएनओ के, ये याद रखना। और इसके अंदर जो सबसे मेन ऑर्गन है वो है यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मेन ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल, और याद रखना इसे क्या है यूएनएससी कहा जाता है। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, एस से सिक्योरिटी और सी से काउंसिल। तो इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो ध्यान रखना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूएनओ का, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। और इस सिक्योरिटी काउंसिल के क्या है टोटल 15 मेंबर्स हैं, जो कि क्या है 2 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। पहले आते हैं हमारे पास परमानेंट मेंबर, जिसके अंदर क्या है 5 मेंबर्स हैं, जो कि है यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना और रशिया। इनके पास क्या है, पांचों के पास वीटो पावर है। वो क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगी। और हाँ, आपकी बुक में हो सकता है कि यूके की जगह ब्रिटेन दे रखा हो, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, यूके और ब्रिटेन की। और इसके अलावा क्या है इसके 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं, और ये जो 10 टेम्परेरी मेंबर है वो क्या है हर 2 साल बाद इलेक्ट होते हैं। अब मान लो इंडिया क्या है 1 साल चुना गया टेम्परेरी मेंबर के लिए, तो उसके बाद वो क्या है इलेक्ट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी कि वो अपना क्या है रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाएगा। उसके बाद में उसको मौका मिलेगा इमीडिएटली 2 साल के बाद में, अगर कोई मेंबर टेम्परेरी मेंबर बना हुआ है तो वो क्या है उसका इमीडिएटली टेम्परेरी मेंबर नहीं बन सकता। और हर एक परमानेंट मेंबर के पास क्या है एक स्पेशल पावर होती है, जिसे क्या है हम वीटो पावर कहते हैं। और इस वीटो पावर की पावर इतनी है कि मान लो सभी 15 के 15 मेंबर हैं, उनमें से क्या है 14 मेंबर ने हाँ कर दी किसी बात के लिए, लेकिन एक वीटो पावर वाले मेंबर ने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, तो वो सारा का सारा जो सिस्टम है वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उस बात को आगे बढ़ाया ही नहीं जाएगा, वहीं पर क्या है उस बात को मना कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी वीटो पावर वाले मेंबर हैं उनकी सबकी हाँ होनी चाहिए किसी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, तभी वो हो पाएगा। तो अब जान लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या 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 है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के काम क्या क्या है। पहला तो है रिसॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज़, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसको क्या है सुलझाना, ये सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। दूसरा है पूरे विश्व के अंदर शांति बनाए रखना, वो सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। और तीसरा है उन कंट्रीज़ के खिलाफ मिलिट्री एक्शन उठाना, या उन कंट्रीज़ को क्या है पनिश करना जो क्या है पूरे विश्व की शांति को भंग करती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के बाद में आता है हमारे पास सेक्रेटेरिएट। और तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है यूएनओ की उसे हम क्या सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, यानी कि इसके नीचे ये काम करेगा, इतने मेंबर वगैरह होंगे। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना वो क्या होती है सेक्रेटेरिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं यूएनओ के अंदर उन सभी की जो बॉडी होती है वो सेक्रेटेरिएट होती है। और हाँ, यहाँ पे बॉडी का मतलब कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है। और ये क्या है सभी यूएनओ के ऑर्गन को इन्फॉर्म करता है, और क्या है सभी के जो काम है उसका अकाउंट रखता है, यानी कि सभी के काम का अकाउंट किसके पास होता है सेक्रेटेरिएट के पास होता है। यहाँ पे क्या एक सेक्रेटरी जनरल भी होता है। तो नेक्स्ट इसका ऑर्गन आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो काम करता है कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट की पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1945 के अंदर। प्रेजेंटली इसके मेंबर है 54, और इसकी मीटिंग जो है वो 1 साल के अंदर 2 बार होती है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट है उसका लेवल बढ़ाना पूरी दुनिया के अंदर। तो अब हमारा ऑर्गन आता है जनरल असेंबली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पार्ट को तो बिल्कुल ही स्किप मत करना। तो जनरल असेंबली भी क्या है वन ऑफ द मेन ऑर्गन है यूएनओ का, लेकिन जनरल असेंबली से भी ज़्यादा है
सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये बात मत भूलना। और जनरल असेंबली को हम क्या है, UNGA कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ये जो जनरल असेंबली है, इसके सभी मेंबर्स के पास क्या है, एक वोट होता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक मेंबर के पास क्या है, एक वोट होता है। और ये जो जनरल असेंबली है ना, वो क्या है, किसी कंट्री की पार्लियामेंट की तरह ही होती है, जहाँ पे जो डिस्प्यूट्स हैं यानी कि जो झगड़े हैं उन्हें क्या है, डिस्कस किया जाता है। और जनरल असेंबली के अंदर जो डिसीजन होता है जनरल मैटर्स के ऊपर, वो क्या है, जनरल असेंबली के अंदर जो मेजॉरिटी होती है वो लेती है। और जो डिसीजन होते हैं कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसे क्या है, 2/3 मेजॉरिटी लेती है। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो क्या है, हर साल की जाती है। नेक्स्ट ऑर्गन आता है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो क्या है, झगड़े सुलझाता है दो कंट्रीज़ के बीच में, यानी कि जिन कंट्रीज़ के बीच में झगड़े हुए उनके बीच में झगड़े सुलझाता है। और ये क्या है, लोकेटेड है हैग नीदरलैंड के अंदर। और इसे आप याद रख सकते हो, कोर्ट देख के हमें कैसे हे राम ऐसे ऐसी फीलिंग्स आने लगती है ना, तो यानी कि ये क्या है, हैग नीदरलैंड के अंदर। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके अंदर क्या है, 15 जजेस होते हैं जो क्या 9 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और हर 3 साल बाद 5 जजेस क्या है, इलेक्ट किए जाते हैं। और सारे जो डिसीजंस है वो क्या है, मेजॉरिटी के वोट से ही डिसाइड होते हैं। तो नेक्स्ट QNO का ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था ना, वो क्रिएट किया गया था ऐसे एरियाज़ या ऐसी कंट्रीज़ के लिए जो कि क्या है, खुद का जो गवर्नमेंट्स है यानी कि खुद की जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, यानी कि ऐसे देश जो सेल्फ सॉवरेन नहीं थे। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी, ट्रस्टीशिप काउंसिल की थी, कि ऐसे एरियाज़ को देखना जो क्या खुद की गवर्नमेंट्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे। और इनिशियली इसके अंदर 11 कंट्रीज आई थी। और ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था ना, वो क्या हुआ कि जो पलमाऊ आइलैंड इंडिपेंडेंट हुआ 1996 के बाद में, वो उसके बाद में क्या ट्रस्टीशिप काउंसिल ही ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर सुधार क्या क्या लाए गए, यानी कि उसके अंदर रिफॉर्म्स क्या क्या हुए। तो देखो, जैसे ही कोल्ड वॉर एंड होता है ना, तो वैसे ही जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। और वर्ल्ड को क्या है, अब नई नई जो चैलेंजेस है यानी कि अलग अलग जो चैलेंजेस है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो देखते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वर्ल्ड के, चेंजेस आते हैं वर्ल्ड के अंदर। तो पहला चेंज जो आता है वो है कि सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है। दूसरा है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड शुरू होता है, जिसके अंदर क्या है, अमेरिका की जो हेजेमनी है, अमेरिका की जो डोमिनेंस या दादागिरी है वो स्टार्ट हो जाती है। चाइना की क्या है, रैपिड डेवलपमेंट होती है। और जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसकी इकोनॉमी भी क्या है, बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है कि टेररिज्म दुनिया के अंदर बढ़ जाता है। क्लाइमेट में भी क्या है, हमें चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। और साथ ही देखा हुआ आपने कि विश्व के अंदर कितनी सारी बीमारियां भी बढ़ जाती है, जैसे कि अभी कोविड भी आया था। तो इन सभी मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो बात चली थी यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्मेशन लाने की, ये चली थी क्योंकि जब से यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई है तब से इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन विश्व उसके बाद में बहुत ज़्यादा क्या है, बदल चुका है। तो अब हम जानने वाले हैं प्रपोज्ड इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, यानी कि यूएनओ के आगे क्या क्या प्रस्ताव रखे गए कि इसमें क्या क्या बदलाव लाने चाहिए। तो पहला पॉइंट है, तो ऐसे मुद्दे जो यूएन के जुरिडिक्शन के अंडर आते हैं उन्हें क्या है, बढ़ाना चाहिए। दूसरा है, इम्प्रूव करना चाहिए यूएनओ के डिज़ाइन को। तीसरा पॉइंट है कि जो वीटो पावर वाली कंट्रीज़ हैं उनका नंबर बढ़ा देना चाहिए, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर हैं उनको बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नई कंट्रीज़ आती हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उनको भी क्या है, मेंबरशिप देनी चाहिए, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की। नेक्स्ट है कि जो यूएनओ का काम करने का तरीका है उसको अब हमें क्या है, बदल देना चाहिए। तो इन सभी डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए यूएनओ के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होता है 1992 के अंदर। तो अब देखो, यूएनओ के अंदर एक प्रस्ताव तो रखा गया, लेकिन उस प्रस्ताव को लेकर कुछ एक कंप्लेंट्स आ रही थी। तो देखते हैं वो कंप्लेंट्स क्या थी। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कंप्लेंट्स थी। तो पहला तो ये था, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या है, रिप्रेजेंट नहीं करता जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो क्या करता है, इंटरेस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का होता है वही ज़्यादा झलकता है उसके अंदर, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो इंटरेस्ट होता है उसी को लेकर जो फाइनल डिसीजन है वो आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, क्योंकि 5 जो परमानेंट मेंबर थे वही थे, औरों को तो मौका ही नहीं मिला परमानेंट मेंबर बनने का।
तो अब इतनी सारी डिमांड आ रही थी, तो ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन ने कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है, कुछ चेंजेस लाता है जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो कुछ चेंजेस है वो क्या सितंबर 2005 के अंदर लाए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो उसको और ज़्यादा रिवेलेंट बना देती हैं। तो पहला पॉइंट है कि यहाँ पे पीस फाउंडेशन कमीशन है, उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई कंट्री अपने सिटीजन्स के साथ हो रहे अत्याचारों से उन सिटीजन्स को नहीं बचा पाती, तो जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। तो यहाँ पे एट्रोसिटीज़ का मतलब है अत्याचार। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हर एक प्रकार के टेररिज्म की ये क्या है, निंदा करती है, यानी कि हर एक प्रकार के आतंकवाद की ये निंदा करती है और उसे दंड भी देती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस्टेब्लिश किया जाता है ह्यूमन राइट काउंसिल 19 जून 2006 को, और इस्टेब्लिश किया जाता है डेमोक्रेसी फंड को, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए फंड भी इकट्ठा किया जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है ना, कुछ क्राइटेरिया प्रपोज किया जाता है, यानी कि प्रस्ताव रखा जाता है, कंफर्म नहीं किया जाता परमानेंट मेंबरशिप के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की। तो अगर कोई कंट्री परमानेंट मेंबर बनेगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसको ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या आता है उस क्राइटेरिया के अंदर, हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ग्रेट इकोनॉमिक पावर, यानी कि वो कंट्री इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है लार्ज पॉपुलेशन उसकी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है लार्ज लैंड एरिया, यानी कि एरिया वाइज उस देश का जो एरिया है वो भी क्या है, बड़ा होना चाहिए, यानी कि उस देश की धरती है बहुत ज़्यादा दूरी तक फैली होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेट मिलिट्री पावर, यानी कि मिलिट्री उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाई कंट्रीब्यूशन इन यूएन बजट, यानी कि यूएन के बजट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है उसका, यानी कि जो वो पैसे देता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि उस देश के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए और वो रिस्पेक्ट करता हो ह्यूमन राइट्स की। और उसके अलावा है कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि कल्चर उसका बहुत ज़्यादा डाइवर्स होना चाहिए, उस कंट्री के अंदर अलग अलग कल्चर को लोग फॉलो करते हों। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिपोलर वर्ल्ड एंड यूएनओ, यानी कि अब जो हमारा वर्ल्ड है ना वो एक तरह से यूनिपोलर ही है, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं तो यूएसए की डोमिनेंस है ही। भले ही जो पावर्स है वो नई नई आ रही हैं, लेकिन जो पावर है वो क्या है, एक संगठन सा है, एक ग्रुप सा है। लेकिन यूएसए जो है वो क्या है, एक अकेला ही देश है जो डोमिनेंस जमा रहा है, और बाकी तो सारी क्या है, एमर्जिंग पावर है। लेकिन करंटली यूएसए की डोमिनेंस तो है, भले ही हम उसे कागज़ के अंदर नहीं मानते, यानी कि भले ही हम उसे फॉर्मली नहीं मानते। तो अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं हम। तो सभी जो कंट्री है वर्ल्ड की वो ये मानती है कि जो यूनाइटेड नेशन है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है इस यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर, और ये ऐसा इसलिए कहती है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है वो हम पॉइंट्स देखने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि जो अमेरिका है उसके एक स्पेशल इन्फ्लुएंस है यूएनओ के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएस क्या है, कंट्रीब्यूट करता है मोस्ट ऑफ द बजट यूएनओ का, यानी कि मैंने देखा था कि जो यूएस है ना, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि 22% कंट्रीब्यूट करता है यूएनओ के बजट में, और इतना कोई और देश नहीं करता। सेकंड नंबर पर चाइना आता है और वो भी क्या है 12% ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएन बजट में, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे देता है यूएनओ को। यूएनओ और यूएनए की है तो कंफ्यूज मत होना। और नेक्स्ट है कि यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, जो कि यूएसए में है। अब जहाँ पे आपका हेड क्वार्टर है, जहाँ पे आपकी जड़ें हैं, थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस उस एरिया का होगा ही। और बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या है, अमेरिकन हैं, यानी कि यूएन के अंदर अलग अलग पोस्ट पे जो लोग हैं वो बहुत सारे क्या है, अमेरिकन ही हैं। नेक्स्ट है अमेरिका क्या है, परमानेंट मेंबर है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का, और उसके पास वीटो भी है, यानी कि वीटो पावर है जो एक नेगेटिव वोट की तरह यूज़ की जा सकती है। और अमेरिका क्या है, बहुत बार या हमेशा ही कह लो, इग्नोर करता है यूएनओ को उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर की वजह से, यानी कि यूएस की इकोनॉमी और मिलिट्री यूएनओ से भी ज़्यादा वो खुद की स्ट्रॉन्ग मानता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो यूएस था उसने क्या है, इराक के ऊपर हमला कर दिया था, और यूएनओ की बगैर परमिशन के। तो अब हम जानते हैं अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, यानी कि जो यूएनओ से अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है। पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, चौथा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और उसके अलावा है ह्यूमन राइट्स वॉच। इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब की बार वाला जो सैम्पल पेपर आया है उसके अंदर यूएनओ वाले चैप्टर से सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो बिल्कुल भी इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है वो बना था 1945 के अंदर और इसमें क्या है 189 मेंबर्स है और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी से, WW से याद रख लेना। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ये क्या है, लोन देता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको, और दूसरा है जो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने में क्या है हेल्प करवाता है। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसे WTO भी कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो याद रखना। नेक्स्ट है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1995 के अंदर और पहले ये क्या थी, गाट थी, GATT, और जिस फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। तो पहले इसका नाम गाट था तो G से क्या है जनेवा याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर क्या है जनेवा है। और नेक्स्ट है कि इसके मेंबर है 164 और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रमोट करना फ्री ट्रेड को सभी कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड की, और क्या है रूल्स बनाना इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। तो नेक्स्ट है हमारे पास IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC के अंदर जो कि USA में है और इसके करंटली मेंबर है 189। तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्रीज़ की उनके ऊपर ध्यान देना, और ये क्या है फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भी देती है कंट्रीज़ को। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1961 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो इसकी एक ट्रिक बताती हूँ, आपने वो गाना सुना होगा LA वाला दिलजीत दोसांझ का, ऐसे है ना, आज तेनू सरगा दी सैर करावा नी छड़ पहले नू तेनू गड्डी च बिठा के ले जावा नी मैं LA नू। तो इस तरीके से ना, तो LA से याद रख लेना एमनेस्टी इंटरनेशनल का, A से एमनेस्टी और L से इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या है अपना एक रिकॉर्ड या फिर एक ट्रैक कह सकते हैं हम बनाए रखती है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर कंट्रीज़ की। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये क्या है प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट कंट्रीज़ को। नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन राइट्स वॉच। जानते हैं ये क्या होता है। तो ये जो ह्यूमन राइट वॉच है वो बनी थी 1978 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसकी ट्रिक आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि जो वॉच है वो हमने क्या है न्यू ली है, यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ये याद रखना। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को, यानी कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा करता है। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारे पास यूनेस्को, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, तो इसे याद रखना। और हाँ, ये जो यूनेस्को है ना वो क्या है एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का और ये इस्टेब्लिश हुआ था किसके लिए, एजुकेशन साइंस और कल्चर की डेवलपमेंट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो प्रस्ताव आया था वो आया था 16 नवंबर 1945 के अंदर इस प्रस्ताव को रखा गया था। और फिर ये बनी कब थी, ये बनी थी 4 नवंबर 1946 के अंदर, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर। अब इसकी ट्रिक्स तुम कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि पेरिस को हम PA को हम क्या पापा समझेंगे और जो पापा है वो बच्चे की क्या है एजुकेशन करके साइंस से क्या है साइंटिस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे याद रखना कि जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है। और इसके जो फुल मेंबर्स हैं वो तो 193 है, लेकिन उसके जो एसोसिएट मेंबर है वो 11 है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि पहले तो इसके क्या है 195 मेंबर थे, लेकिन फिर क्या है अमेरिका और इजराइल ने विड्रॉ ले लिया, यानी कि उससे हट गए और अब क्या है उसके 193 मेंबर है यूनेस्को के। तो ये चीज़ याद रखना। तो अब जानते हैं हम यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट करना लोगों की, दूसरा है गाइडिंग यूथ, यानी कि यूथ है जो जनरेशन उसको गाइड करना, तीसरा है जो कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करना, फिर है स्मॉल आइलैंड्स की देखभाल करना, उसके बाद में है लुकिंग आफ्टर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि जो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड है यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसकी देखभाल भी करना क्या है उसका फ़र्ज़ बनता है। नेक्स्ट है कि इन सब के अलावा जो यूनेस्को है वो क्या है बहुत ही डिटरमाइन और मेंटेन करता है पूरे वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स को। हेरिटेज साइट का मतलब होता है जो धरोहर वाले इलाके हैं। अगर मैं इसके टेक्निकली बात करूं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी होती है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसी साइट्स होती हैं जिनका क्या है
मानव संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जैसे कि हेरिटेज साइट जयपुर के अंदर हमें देखने को मिलती है इंडिया में, और जितनी भी वर्ल्ड के अंदर हेरिटेज साइट्स हैं उनके अंदर 38 साइट्स तो क्या है इंडिया के अंदर ही हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, या जिसे हम क्या है यूनिसेफ भी बोलते हैं, और इसकी अगर पर्टिकुलर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। और अब क्या है, जो इंटरनेशनल और इमरजेंसी है वो दोनों क्या इसके नाम से हटा दिए गए हैं, और अब ये सीधा बन गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो ये बना था 11 दिसंबर 1940 के अंदर, और उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना उनको क्या नई नई चीज़ें पसंद होती हैं, तो न्यू से न्यूयॉर्क, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी मेंबर्स की, तो इसकी मेंबर कंट्रीज़ है 190। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम। पहला पॉइंट है कि जो यूनिसेफ है वो इस्टेब्लिश हुआ था चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो है यूनिसेफ वो क्या कोलैबोरेट करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी कि उसके साथ मिलता है, उसके साथ काम करता है, जिसके अंदर वो बच्चे की क्या है बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे की पाचन शक्ति है उसके बारे में वो ख्याल करते हैं, सोचते हैं उसको कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से उन्हें क्या है न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना है, और ये बच्चों को क्या है डिसीज़ होने से भी बचाने के बारे में ये सारा कुछ मैटर देखते हैं। तो इसके अचीवमेंट्स देख लेते हैं। तो यूनिसेफ को अवार्ड मिला था नोबल पीस प्राइज़ का 1965 के अंदर, और ऑलमोस्ट 3 बिलियन वैक्सीनेशन ये क्या है। तो अब हम जान लेते हैं ILO के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये बनी थी 1999 के अंदर, और 2019 के अंदर इसने अपने 100 साल पूरे कर लिए थे। और ILO को जब यूनाइटेड नेशन ने क्या है ज्वाइन किया था, ये पहले उसका पार्ट नहीं था, और यूनाइटेड नेशन को ILO ने ज्वाइन किया था 1946 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो जनेवा से याद रखो, जन यानी कि लोग, और जो लेबर है लोग क्या है लेबर करते हैं, ठीक है। तो इससे याद रख लेना ILO का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा के अंदर है। और इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्या प्रमोट करता है जो लेबर राइट्स होते हैं इंटरनेशनली, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लेबर राइट्स को क्या है प्रमोट करती हैं, और ये क्या है मेंटेन करके रखते हैं सोशल जस्टिस को पूरे ग्लोबल स्केल के ऊपर, यानी कि पूरी दुनिया में। और सोशल जस्टिस को है कि सभी को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली क्या है इक्वल राइट्स मिले, और साथ ही साथ क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिली। तो अब ILO की कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। तो ILO को अवार्ड मिला था नोबल पीस प्राइज़ का 1969 के अंदर, और इसने क्या है डेवलपमेंट के अंदर भी अपना सहयोग दिया है, प्रोटेक्ट करके वर्कर्स के राइट को पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो फाइनली योर चैप्टर इज डन। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जियोग्राफी की वीडियोस नहीं देखी अभी तक तो वो भी जाकर चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।